Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Sarita. स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशम के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग टेक्सटाइल्स में कॉटन के बारे में समझ चुके हैं। कॉटन का रेशा क्या होता है, जूट का रेशा क्या होता है, हमने लेलिन को समझा है। अब हम उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज हम रेशम को समझेंगे कि रेशम का कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि रेशम की खेती किस प्रकार से की जाती है। रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, है ना। सेरिकल्चर कहा जाता है। रेशम की जब खेती होती है उसको रेशम उत्पादन की प्रक्रिया वो हम पढ़ेंगे। सेरिकल्चर हमने समझा कि रेशम को की खेती को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिल्क देखेंगे और सिल्क निर्माण का जो प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे कि सिल्क किस प्रकार से बनता है ना। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और रेशम के बारे में अपनी जानकारी को इन्हेंस करते हैं। देखिए, पहले हम कुछ रेशम से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। वैसे एग्ज़ाम्स में जो प्रीवियस ईयरली जो एग्ज़ाम्स हैं आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें ये क्वेश्चन सारे आए हुए होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो समझिए कि रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमल मजबूती तथा दृढ़ता, लोच, प्रति रोधकता और विलक्षण गुण के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि रेशम में जो रेशम होता है उसमें अपनी एक विशेष चमक होती है और इस चमक की वजह से ही लोगों का आकर्षण का केंद्र होता है ना। इसमें बहुत ही सुंदर सा ग्रेस आता है। मजबूत रेशम क्या है? एक मजबूत रेशा है। रेशम एक मजबूत रेशा है। ठीक है, रेशम क्या है? एक मजबूत रेशा है और बहुत ही आकर्षित करने वाला रेशा है। इसमें एक अलग सी ग्रेस होती है, एक अलग सी चमक होती है। इस कारण क्या है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये प्राकृतिक जगत का रेशा है और जो प्राणिज्य स्रोत से पाया जाता है। ये प्राकृतिक जगत का रेशा है और कहाँ से मिलता है? प्राणिज्य। जब हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे तब हमने देखा था कि जो हम प्राकृतिक आपका जो नेचुरल फाइबर है उसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें भी हमने देखा था कि प्राणिज्य स्रोत से मिलता है, वानस्पतिक से मिलता है और खनिज से मिलता है। तो यहाँ पे किससे मिल रहा है? प्राणिज्य स्रोत से मिल रहा है। प्राणिज्य स्रोत से और कौन कौन से प्राकृतिक रेशे मिलते हैं? तो ऊन मिलता है ना। तो हमने दो ही नाम जिक्र किया था, एक ऊन की बात करी थी और दूसरा रेशम की बात की थी। रेशम प्राणिज्य क्यों है? क्योंकि ये कीड़े से मिलता है ना। ये कीड़े से उत्पादित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो जिस कीड़े से मिलता है उस कीड़े का नाम है। उस कीड़े का क्या नाम है? तो उस कीड़े का नाम है बॉम्बेक्स मोरी। उस कीड़े को क्या कहते हैं? रेशम की प्राप्ति बॉम्बेक्स मोरी नामक कीड़े से होती है। किससे होती है? बॉम्बेक्स मोरी। उस कीड़े का नाम है बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइए और समझते जाइए। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लें कि हमने ये भी डिस्कस किया था आपके क्लासिफिकेशन में कि जो रेशम का कीड़ा जो रेशम का जो धागा है, रेशम का जो धागा है वो किस क्या है? तो फिलामेंट है। हमने स्टेपल और फिलामेंट की चर्चा करी थी। तो देखिए, रेशम क्या है? एक फिलामेंट रेशा है। फिलामेंट यानी कि जो कि जिसकी लंबाई कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और स्टेपल जो कि छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनकी कताई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रेशम में भी पढ़ेंगे हम। रेशम कुछ रेशम कटे हुए भी होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होता है? लपेटे हुए रेशम होते हैं। रेशम का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो दो भागों में बांटते हैं। एक काता हुआ रेशम। तो काता हुआ रेशम क्या होता है? जो रेशम कीड़े जिस रेशम के मतलब कीड़े तोड़ के बाहर निकल गए हैं, यानी कुकून निकल के बाहर हो जाते हैं। मतलब कुकून जब बाहर निकल जाते हैं कीड़े के रूप में तो क्या होता है? वो धागा टूट जाता है, वो कुकून टूट के बिखर जाता है। तब उससे जो कपड़े बनेंगे वो क्या होते हैं? कते हुए रेशम कहलाते हैं। और वो एक तरह से स्टेपल ही समझ लीजिए, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, उसको मिला के फिर काता जाता है, तब उससे क्या होता है? वस्त्र बनता है। ठीक है, फिलामेंट का मापन हमेशा किस में कहते हैं? मीटर में करते हैं। फिलामेंट का मापन किस में करेंगे? मीटर में। और जब स्टेपल का मापन किस में किया जाता है? तो इंचेस में की जाती है ना। इंचेस में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये प्राकृतिक जगत का क्या है? सबसे मजबूत रेशा है। प्राकृतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा है। और इसमें हमने कहा था कि ये क्या है? कल ही हमने डिस्कस किया था कि हम अगले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो प्रोटीन से पढ़ेंगे। तो ये प्रोटीन से निर्मित रेशा है ना। जितने भी प्राणिज्य रेशे आपके होंगे वो प्रोटीन से निर्मित होंगे। तो रेशम भी क्या है? रेशम भी प्रोटीन से निर्मित है। और इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं?
इसमें तो वैसे 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोटीन। यहाँ बस समझ लीजिए आप कि रेशम में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो आपका सेरेसिन गोंद पाया जाता है, ये प्रोटीन है, और फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। जो फाइब्रिन है ना वो 80% होता है, ठीक है, 80% होता है, और जो सेरेसिन है वो 20% होता है। समझ में आई बात? सेरेसिन एक प्रकार का गोंद है जो कि रेशम में 20% पाया जाता है, और फाइब्रिन कितना पाया जाता है, फाइब्रिन आपका 80% पाया जाता है। अब बात करते हैं कि रेशम का कीड़ा कहाँ पाला जाता है, जिसको हम मलबरी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉम्बेक्स मोरी। रेशम के कीड़े का नाम क्या है, बॉम्बेक्स मोरी। तो बॉम्बेक्स मोरी कहाँ पाला जाएगा, तो शहतूत के पेड़ पे पाया जाता है, जो कि शहतूत के पत्तों को ही खाता है। वैसे तो ये ओक वृक्ष पे भी पाला जाता है ना, अरंडी वृक्ष पे भी पाला जाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो जंगली रेशम होते हैं, जिससे हमें जंगली रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन में। अभी हमें समझिए कि जो रेशम के अगर हम कॉमनली बात करते हैं, बड़े पैमाने पे कॉमनली बात करते हैं, तो रेशम का कहाँ पाया जाता है, तो मलबरी लिप्स, मलबरी के यानी कि शहतूत के पेड़ पे ये पाला जाता है ना। शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, और शहतूत के पत्तों को ही खाता है, ठीक है। अब हम जन्मदाता स्थान की बात कर ले, तो रेशम का जन्मदाता स्थान क्या है, चीन है। सबसे पहले चीन में ही रेशम की उत्पादन हुई थी। इसके पीछे भी एक बड़ी सी कहानी है। जैसे देखिए, जैसे कि रेशम का जो इतिहास है ना, लगभग 250 वर्ष पुराना है। इससे जुड़ी जुड़ी हुई काफ़ी कहानियाँ प्रचलित है। जैसे कि कहा जाता है कि एक बार चीन की जो राजकुमारी थी, सी लिंगची, है ना, जिनका नाम था सी लिंगची, वो एक बार चाय पीते हुए अपने बागान में टहल रही थी। तभी क्या हुआ कि उनके बागान में शहतूत के पेड़ थे, तो शहतूत के पेड़ से एक कोकून उनकी चाय में गिर गया, ठीक है। और चाय में गिर गया तो क्या हुआ, उस कीड़े के मुख से ना धागे मतलब निकलने लगे, क्योंकि रेशम के कीड़ों को क्या गर्म पानी में डाल के ही उससे धागे निकाले जाते हैं। तो क्या हुआ, जब चाय में कोकून गिर गया, यानी कि कीड़ा गिर गया, अभी वो कोकून के स्टेप में ही था, ठीक है, तो गिर गया उनकी चाय के कप में, तो वहां से उसके मुख से ना लार निकलने लगे, और वो लार कैसे हो गए, धागे के समान निकलने लगे। तो इसी को देख के जो चीन की राजकुमारी थी सी लिंगची, उनके मन में विचार आया कि क्या किया जाए, कि इससे तो धागा बन रहा है ना, उनके मन में धागा बनाने का विचार आया। इसीलिए सी लिंगची को कहा जाता है ना, क्वीन ऑफ रेशम भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सिल्क। सी लिंगची जो है उनको क्वीन ऑफ सिल्क भी कहा जाता है। तो रेशम का उत्पादन क्या हुआ, सबसे पहले जन्मदाता स्थान चीन है आपका, है ना, चीन, ठीक है। अब हम उत्पादन के दृष्टि की बात कर ले, तो रेशम का उत्पादन के दृष्टि से चीन प्रथम स्थान पे है। जो प्रथम स्थान है आपका चीन है, और भारत क्या है, वो भारत दूसरे स्थान पे है, ठीक है। रेशम का जन्मदाता कौन है, तो चीन है। उत्पादन की दृष्टि से भी देखें तो चीन ही ज़्यादा उत्पादन करता है, और अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे भारत आता है, ठीक है। लेकिन उपभोक्ता की बात करें, देखिए उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में हो रहा है, लेकिन कंज्यूम कौन कर रहा है, तो हमारा कंट्री कर रहा है, यानी कि भारत कर रहा है। उपभोक्ता की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान पे आता है। प्रथम स्थान पे कौन है, भारत है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देखिए भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का कहाँ उत्पादन होता है, तो कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तो हम कहेंगे कि कर्नाटक में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा मैसूर में होता है, कश्मीर में होता है, बंगाल में होता है, बिहार में भी उत्पादन होता है। मुंगेर जो का साइड जो है, वहाँ पे रेशम का उत्पादन किया जाता है, मुंगेर सिल्क बनाई जाती है ना। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में रेशम का उत्पादन होता है। उसके अलावा फिर मैसूर में होता है, कश्मीर में होता है, बंगाल में होता है, और बिहार में उत्पादित होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ फाइबर। क्वीन ऑफ फाइबर किसे कहा जाता है, रेशम को कहा जाता है। इसे राजसी वस्त्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि राजा महाराज पहले के ज़माने में राजा महाराजा ही जो संपन्न धनाढ़ परिवार के व्यक्ति थे वही पहनते थे इसको, क्योंकि ये काफ़ी एक तो श्रम साध्य होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। हमने ये बात करी ली, जो पॉइंट है सी लिंगची, रेशम को रेशम की देवी कहा जाता है। सी लिंगची को रेशम का देवी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले खोजा था, इनके मन में ही सबसे पहले विचार आया था कि इससे रेशम के वस्त्र बनाया जा सकता है, isn't it? अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेरीकल्चर है, यानी कि रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। हम चर्चा कर चुके हैं कि रेशम के कीड़े को पालना क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस होगी,
आपका यार्न मेकिंग में, सिल्क यार्न बनाने में पहला काम होगा सेरिकल्चर, ठीक है, रेशम के कीड़े को पालेंगे, उसकी खेती करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सॉर्टिंग होगी, यानी कि छटाई की जाएगी गुणवत्ता के आधार पर। जो आपके रेशम के कीड़े से प्राप्त हो, जो रेशम हो रहा है, तो कुछ कीड़े कैसे होंगे, कुछ जो रेशम बहुत लंबे होंगे, धागे होंगे, ठीक है, कुछ छोटे होंगे, कुछ को कीड़े तोड़ के निकल चुके होंगे तो वो बिल्कुल छोटे छोटे धागे होंगे। तो उनके लंबाई, रंग और गुणवत्ता के आधार पर अलग किया जाता है, छाटा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। फिर सॉरिंग की प्रक्रिया होगी, यानी कि सॉरिंग में अब छांट लिया गया, कुकून को छांट लिया गया, ठीक है, उसको फिर क्या किया जाएगा, कुकून को गर्म पानी में डालकर गोंद को ढीला किया जाएगा। जब कुकून को गर्म पानी में डाल देंगे तो उसमें जो सेरेसिन गोंद लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो ढीला हो जाएगा। फिर उस ढीला हो जाएगा तो हमें आसानी से हमारा जो रेशम है हमें आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगी, ब्रशिंग की जाएगी, यानी कि जब हमें कुकून ढीला हो गया है तो रेशम का धागा जब हमारे हाथ में आया तो क्या करेंगे हम, क्योंकि रेशम हमेशा दो परत में होता है ना, तो दो परत में होता है। क्योंकि दो परत में क्यों होता है, क्योंकि जो कीड़ा है रेशम का, उसके मुंह से उसके जो मुंह के पास दो छेद होते हैं, ठीक है, वो छेद से ही क्या करता है, वो लार निकालता है, ठीक है, वो लार निकालता है। और तो वो दो हमेशा दो लार, दो छेद से ही निकल रहा है, दो छेद से तो दो धागे निकलेंगे, तो इसलिए उन दोनों धागे चिपके रहते हैं। किसके वजह से, सेरेसिन जो गोंद होता है उसके वजह से चिपके रहते हैं। तो ब्रशिंग में क्या की जाती है, ब्रशिंग के दौरान उस पर ब्रशिंग की जाती है और वो दोनों जो धागे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगी रीलिंग, यानी कि जब धागे दोनों अलग अलग हो गए तो उसको लपेटा जाएगा, ठीक है। फिर थ्रोइंग होगी, यानी कि ऐठन देंगे। अब धागों को लपेट लिया गया तो उसको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा ऐठन दिया जाएगा। फिर स्पिनिंग की जाएगी, यानी कि कताई की जाएगी, ओके, कताई की जाती है। उसके बाद डैगिंग की प्रक्रिया होगी, यानी कि जब कताई की जा रही है, कताई करते वक्त पूरी गोंद नहीं निकाली जाती है, ठीक है, उस वक्त पूरी गोंद नहीं निकाली जाती है। पूरी गोंद निकल जाएगी तो धागे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो अच्छे से वो कतेगा नहीं, तो थोड़ा सा जो गोंद होता है ना वो छोड़ दिया जाता है। और डैगिंग की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, फिर बचा हुआ गोंद को हटा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब सारा गोंद निकल गया तो रेशम का जो धागा होता है वो बहुत हल्का हो जाता है। लगभग 20 से 30% क्या होता है, 20 से 30% वजन कम हो जाता है डैगिंग की प्रक्रिया में। फिर क्या किया जाएगा, अब धागा बन गया, सारा गोंद निकल गया, फिर ब्लीचिंग की प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है। फिर डाइंग होगी, रंगाई होगा, प्रिंटिंग यानी कि छपाई होगी, फिनिशिंग होगी। तब क्या हो जाता है, उसके बाद वस्त्र पे आपका जब फिनिशिंग वगैरह हो गया तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा भार भी बढ़ाया जाता है, वेट बढ़ाई जाती है। क्यों बढ़ाई जाती है और वेट कैसे बढ़ाई जाती है, तो लोहे और एल्युमिनियम का चूर्ण उनमें लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है। लोहे का, एल्युमिनियम का क्यों लगाया जाता है, देखिए, क्योंकि रेशम एक महंगा धागा है ना, महंगा धागा है और सबके पहुंच में नहीं है। तो सबकी जो पहुंच में, मध्यम वर्गीय परिवार की पहुंच में भी रेशम हो, उसके लिए क्या है, थ्रेड का इस्तेमाल कम किया जाता है, कम धागों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ज़्यादा धागे का इस्तेमाल करेंगे, उसकी बुनावट बहुत अच्छी करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो कम धागों के इस्तेमाल से तो क्या होगा, थोड़ा सा झीना रहेगा, तो झीना रहेगा तो उसके वजन को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा वजन बढ़ाना पड़ेगा। और जो उसके छेद होंगे वो भी उससे फिल हो जाते हैं, छेद को भर दिया जाता है। तो उसके लिए लोहे और एल्युमिनियम का चूर्ण लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है। तब वजन में इसको कहते हैं कि वेटिंग, यानी कि भार बढ़ाना, रेशम का भार बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया क्या होगी आपकी, ये स्टेप्स हो गए, यानी ये स्टेप्स किससे हो गए कि आपकी जो रेशम के हम वस्त्र बना रहे थे, है ना, वस्त्र बना रहे थे तो उसको क्या क्या प्रोसेस करते हैं। पहले खेती हुई, सेरिकल्चर किया गया कि रेशम के कीड़ों को पाला गया, फिर सॉर्टिंग की गई, आपकी गुणवत्ता के आधार पर उसकी छटाई की गई। उसके बाद सॉरिंग की गई, यानी कि कुकून को गर्म पानी में डाला गया। फिर ब्रशिंग की गई, यानी कि ब्रश करके पहली परत को प्राप्त कर लिया गया, है ना, दो परत में उसके नाक से निकल रहे थे तो ब्रशिंग करके दोनों परत को अलग कर लिया गया। फिर रीलिंग ऑफ फिलामेंट, यानी कि उसको लपेटा गया। थ्रोइंग, यानी कि हल्की सी ऐठन दी गई। फिर ऐठन देने के बाद कताई की गई, स्पिनिंग की गई। फिर डैगिंग, यानी कि बचा हुआ गोंद को निकाला गया। उसके बाद ब्लीचिंग की गई उस पर थोड़ा सा साफ करने के लिए, उसका रंग और इन्हेंस करने के लिए। उसके बाद डाइंग की गई, रंगाई की गई, ठीक है। देखिए रेशम पर रंगाई आसानी से हो जाता है, इस पर कोई भी रंग आसानी से हम इसको कलर कर सकते हैं। उसके बाद रंगाई के बाद प्रिंटिंग, अपने मनचाहे आकार में उसको प्रिंट और डिजाइन में उसको प्रिंट किया गया। थोड़ी सी फिनिशिंग कर ली गई, परिसज्जा की गई। उसके बाद उसके भार को बढ़ाया गया। तो ये सारे जो 13 स्टेप्स हैं, है ना, 13 स्टेप्स है ये रेशम उत्पादन का क्रम, ठीक है, ये क्रम है एक तरह से रेशम का उत्पादन का स्टेज जो बोल सकते हैं, क्रम जो बोलते हैं, स्टेप बोल सकते हैं, ये है। और आपको ये स्टेप भी याद करना होगा,
एग्ज़ाम्स में ऐसे स्टेप्स पूछते हैं कि सिस्टमेटिक लगाने के लिए, है ना, सीरियल वाइज लगाने के लिए आपको 4-5 दिया जाएगा, उल्टा पुल्टा करके आप उसको अरेंज करिए कि कौन सा स्टेप पहले होगा, सेरिकल्चर पहले होगा या पहले डेगिंग की प्रक्रिया होगी या पहले ब्रशिंग होगी, क्या होगा, तो आपको उसको अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि देखिए सेरिकल्चर की बात करते हैं, जहाँ अब हमने तो कहा कि स्टेप्स हैं, हमने आपको बताया ना कि पहला जो रेशम उत्पादन का पहला जो क्रम क्या स्टेप है, सेरिकल्चर है। तो अब सेरिकल्चर के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए जो आपका सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर में क्या होता है कि रेशम के जो किस पे पाले जाते हैं, तो सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, है ना। ये किस पे पाले जाते हैं, तो हमने पहले ही चर्चा हम कर चुके हैं, सहतूत के पेड़ पर क्या होता है, इसको हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं। और इनको पालने पर क्या 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 होता है, सहतूत के पेड़ को थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये कीड़े सहतूत के पत्ते को ही खाते हैं। और अगर कीड़े के जीवन काल की बात करें, तो जीवन काल कितना होता है, 2 महीने से 2 महीना होता है। ठीक है, 2 महीना भी कह सकते हैं और 37 to 45 डेज भी कह सकते हैं। कहीं कहीं अलग अलग तरीके में, कहीं कहीं सिर्फ 2 महीना लिखा रहता है, कहीं कहीं बुक्स में 37 to 45 डेज भी लिखा रहता है। तो आप एक एवरेज मान के चलेंगे कि रेशम के कीड़े का जीवन काल कितना होता है, तो 2 महीने का होता है। ठीक है, अब इन 2 महीनों में ये 4 स्टेप से गुजरते हैं। रेशम के जो आपके कीड़े हैं 2 महीनों में 4 स्टेप से गुजरते हैं। कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं उनके, तो पहला जो स्टेप्स है वो क्या होगा, अंडा। ठीक है, अंडा मिलेगा हमें, रेशम के जो कीड़े होते हैं उसे अंडा मिलेगा, तो हम अंडा से शुरुआत करते हैं। तो पहला हमें अंडा मिला, फिर लार्वा में वो कन्वर्ट हुआ, फिर प्यूपा बना, फिर कीड़ा। देखिए जब रेशम के कीड़ा जो अंडे की बात कर लें, तो जो परिपक्व कुकुन होते हैं, जो कि यानी कि जो कीड़ा होता है, जो परिपक्व कुकुन से कीड़े निकलने के बाद वो क्या करते हैं, 3 से 4 दिन में अंडा दे देते हैं, है ना। 3 से 4 दिन में कीड़े क्या होंगे, अंडा दे देते हैं। और इन अंडों से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। और ये लार्वा क्या करेगा, सहतूत के पत्ते को खाएगा। ठीक है, सहतूत के पत्ते को खाकर ये कम से कम 3 से 4 इंच, ये क्या हो जाता है, 3 से 4 इंच लंबा हो जाता है ना। क्या होगा, हम जो अंडे से कीड़े से क्या होगा, कीड़े से जो अंडा निकलेगा, तो कीड़ा कब अंडा देगा, कीड़ा अंडा देता है 3 से 4 दिन में। जब कीड़ा क्या होगा, 3 से 4 दिन में अंडा दे देगा। और अंडों से क्या निकलेगा, फिर लार्वा निकलता है, यानी कि कीड़े निकलते हैं। ऐसे ऐसे टाइप का कीड़ा होता है। कीड़ा निकला, तो कीड़ा निकलने के बाद क्या होगा, फिर वो क्या है, सहतूत के पत्तों को बहुत तेजी से खाता है, बहुत स्पीडली खाता है, और 3 से 4 यह क्या होता है, इंच लंबा हो जाता है। ठीक है, 3 से 4 इंच लंबा कीड़ा बनता है। जब वो कीड़े से जब निकलता है, अंडे से जब कीड़ा निकलता है, तो बहुत तेजी से खाता है वो लार्वा, और खा खा के मतलब दिन रात खाते रहता है, और क्या हो जाता है, 3 से 4 इंच लंबा कीड़ा बन जाता है। अगर एक लार्वा अपने वजन का, अगर हम बात करें, तो एक लार्वा जो होता है अपने वजन का 38,000 गुना सहतूत के पत्ते खाता है। सोच लीजिए कितना पत्ता खा रहा है। अगर एक लार्वा की बात करें, तो एक लार्वा अपने वजन का 38,000 गुना ये क्या खाता है, सहतूत के पत्ते को खाता है। ठीक है, और कितने दिन में खाता है, लगभग 4-5 दिन में वो खा लेता है इतने सारे पत्ते। और तेजी से वो ग्रो करता है, तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, वो 38,000 गुना सहतूत के पत्ते को खा लेता है, अपने वजन के 38 गुना सहतूत के पत्ते को वो खा लेता है। और 3 दिन के बाद सहतूत के पत्ते को फिर क्या करता है, वो खाना बंद कर देता है। जो आपका लार्वा है 3 दिन के बाद सहतूत के पत्ते को खाना बंद कर देता है। और क्या करता है, फिर उसके नाक के जो छिद्र होते हैं, उससे कुछ पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, पदार्थ वो निकालता है, और क्या करता है, फिर वो अपने मुंडी को हिलाता है जोर से, और मुंडी को हिलाता है तो क्या होता है, वो जो लार है, ठीक है, ईंट के आकार के मतलब शेप में अपने बॉडी पे ही लपेटते जाता है। ठीक है, अपने बॉडी पर ही 8 आकार के शेप में चारों तरफ लपेट लेता है अपने आप को। और ये जो लार होता है एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिसमें फाइब्रिन नामक प्रोटीन और सेरेसिन नामक गोंद होता है। ठीक है, जो रेशम के कीड़े से जो लार निकलता है, उसमें फाइब्रिक नामक प्रोटीन जो कि 80% होता है, और सेरेसिन गोंद जो कि 20% होता है, वो निकलता है। और किस शेप में लपेटता है कीड़ा अपने ऊपर, तो 8 आकार के शेप में अपने आप को लपेट लेता है, और एक तरह से अपने आप को इस पूरे लपेट के अपने आप को उसका अंदर बंद कर लेता है। ठीक है, जब सबसे पहले क्या हुआ कि कीड़े ने क्या खाया, कीड़े 3-4 दिन तक
खूब खाते हैं शहतूत के पत्ते, और लगभग अपने वजन के 38,000 गुना शहतूत के पत्ते को खा लेते हैं। उसके बाद वो पत्ते खाना बंद कर देते हैं, और पत्ते खाना जब बंद करते हैं तो उनके नाक के छेद से एक पदार्थ निकलता है, तरल पदार्थ, जिसमें कि सेरेसिन गोंद और फाइब्रिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, उस तरल पदार्थ को जो उनके नाक से निकलता है अपने चारों तरफ 8 के आकार में ये क्या करते हैं, लपेट लेते हैं। ठीक है, और लपेट के वो फिर उसके अंदर ही क्या होता है, मतलब एक तरह से कहिए कि वो सो जाता है उसके अंदर। ठीक है, और जब ये क्या होता है, दोहरा, क्योंकि वो नाक से उसके दोहरा लार निकलता है, तो दोहरे लेयर में ही ये क्या होता है, ये धागे अपने आप पर लपेटता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 2 से 3 सप्ताह तक वो क्या होता है, सोता है। जब जगता है तो उसको तोड़ देता है, तोड़ के बाहर निकलता है, तो फिर वो कीड़ा बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें जब रेशम प्राप्त करना है तो प्यूपा वाले स्टेज में ही हम रेशम प्राप्त करते हैं। समझ में आई बात आपको स्टेप? कीड़ा कीड़ा ने क्या किया, 3 से 4 दिन तक उसने खूब पत्ते खाया, और कितना लंबा हो गया, 3 से 4 इंच लंबा कीड़ा बन गया। और फिर क्या हो गया, 3 दिन के बाद उसने पत्ता खाना बंद कर दिया, और अपनी नाक के छेद से क्या किया उसने, दो लेयर में गोंद निकालना प्रारंभ कर दिया, एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकालना प्रारंभ कर दिया। उस चिपचिपा पदार्थ में क्या है, फाइब्रिन और सेरेसिन प्रोटीन है। ठीक है, फाइब्रिन और सेरेसिन प्रोटीन है। उसके बाद क्या हुआ, वो अपने आप को उस मतलब प्रोटीन में ही, उस जो निकाल रहा है उसके नाक से जो चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, अपने शरीर पर चारों तरफ लपेट लेता है, और उसके अंदर में क्या होता है, सो जाता है। ठीक है, सो जाता है, लगभग 10 दिन तक क्या होता है, वो उसके अंदर सो जाता है। उसके बाद वो फिर उसके अंदर से जगता है और उसको तोड़ के बाहर निकलता है। तोड़ने से जगने उसके कीड़े को उसी प्यूपा से बाहर निकलने से पहले ही हम उसको क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करने के लिए उसको गर्म पानी में डाल दी जाती है, ताकि हमें बेस्ट क्वालिटी का रेशम प्राप्त हो। Isn't it? ये चारों अवस्था है, आपको ये अवस्था पे पूछा जाता है कि पहले क्या होगा, पहले लार्वा आएगा कि प्यूपा आएगा कि कीड़ा आएगा कि अंडा आएगा। तो इस स्टेप में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला स्टेज क्या होता है, तो अंडा। सेकेंड स्टेप में लोग कंफ्यूज करते हैं लार्वा और प्यूपा में, तो सेकेंड स्टेज क्या है आपका, लार्वा है। फर्स्ट इज अंडा एग, लार्वा, देन प्यूपा, देन मोथ। Isn't it? और जीवन काल कितना होगा, तो 2 महीने का जीवन काल होगा। ओके, ये देखिए एक ही फिगर है जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। आप इस फिगर में समझ पा रहे होंगे कि देखिए पहले क्या हो रहा है कि ये जो एडल्ट जो आपके कीड़े हैं, ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी नाम का जो कीड़ा एडल्ट, वो आपस में मिले तो क्या हो गया, अंडा जो फीमेल जो हुई, जो कीड़ा हुई, उसने अंडा दिया। ठीक है, अंडा दिया तो क्या हो गया, फिर अंडा क्या होगा, ग्रोथ किया, है ना, कीड़े में बदला। कीड़े, और इस कीड़े जो फिर क्या होगा, इस शहतूत के पत्ते को खूब खाने लगा। जब उस अंडे से छोटा सा कीड़ा निकला तो वो शहतूत के पत्ते को खूब खा खा के क्या हो गया, लार्वा जिसको हम लार्वा कहते हैं, लार्वा ने शहतूत के पत्ते को खा के क्या किया, 4 स्टेप में इतना बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, लार्वा, फिर वो क्या रहेगा, वो प्यूपा के स्टेज में आएगा। ये देखिए प्यूपा, कुकून बनाया इसने, कुकून बनाया, उसके बाद कुकून के अंदर ही ये क्या करेगा, कीड़ा अपने बढ़ते जाता है, कुकून के अंदर ही कीड़ा बढ़ते जाएगा। फिर जब कुकून को तोड़ेगा तो एडल्ट कीड़े के रूप में वो बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ से ये कीड़ा बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब कीड़ा ये बाहर निकल गया, फिर वो अंडा देगा, फिर वो पत्ते को खाएगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर एडल्ट। तो ये चक्र क्या होगा, ये चलते रहेगा। पहले अंडा मिला, फिर अंडा से मिला, उसने अंडे ने क्या किया, उससे छोटा सा कीड़ा निकला ब्लैक कलर का, उसने क्या किया, उसने शहतूत के खूब सारे पत्ते को खाए। ठीक है, आपने वजन के 38,000 गुना उसने पत्ते को खाए। फिर क्या हुआ, उसने 3-4 दिन तक लगातार खूब खाता गया, मतलब इतना खाया गया कि अब उसे चला ही नहीं जा रहा है। वो फिर उसके अंदर क्या करता है, उसके मुंह से नाक से कुछ निकालता है पदार्थ, जिसको कि फाइब्रिन और सेरेसिन कहते हैं। और उसने क्या किया, फाइब्रिन प्रोटीन है और सेरेसिन क्या है, गोंद है। फाइब्रिन 80% निकलेगा, सेरेसिन 20% निकलेगा। फिर लार्वा के स्टेज में आता है और धीरे धीरे बढ़ता है, और क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, वो लपेट लेता है गोंद को लपेटने के बाद वो क्या होगा, देखिए इस तरीके से दिख रहा है। अब इसको तोड़ देगा, जब उसने तोड़ा तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कीड़ा, देखिए कीड़ा भी डेवलप हो रहा है ना। जब वो तोड़ेगा तो फिर ये निकलना शुरू कर दिया। ठीक है, हमको इस स्टेज में क्या होता है, हमें रेशम प्राप्त करना होता है। प्यूपा के स्टेज में हम क्या करते हैं, इसको उठा के गर्म पानी में डाल देते हैं, कीड़ा मर जाता है, और धागे को हम क्या करते हैं, रील पे लपेट लेते हैं। इजंट इट? ये देखिए एक और फिगर मैंने इसमें लगाया, इसमें और क्लियर दिख रहा है आपको कि क्या शहतूत के पत्ते पे क्या है, बहुत सारे एग मिले हैं, एग है ना। और इसमें अब काला काला देखिए, छोटे काले काले आपको दिख पा रहे हैं, ये कीड़े,
कीड़े हुए काले, थोड़ा सा कीड़े, अंडे से जब कीड़े बाहर निकले तो काले काले छोटे छोटे कीड़े के रूप में दिखते हैं, इजंट इट। अभी खूब पत्ते को खाएंगे ये कीड़े जो है काले वाले, आपको काले कीड़े जो दिख रहे हैं आपको, इसमें बहुत सारे पत्ते को खाएंगे। फिर इस स्टेज में आ जाएंगे, ये लार्वा का स्टेज है। अब लार्वा क्या करेगा, अपने नाक से गोंद निकाल रहा है तो चारों तरफ लपेट के इस स्टेज में आ जाएगा। देखिए चारों तरफ कैसे उसने लपेट लिया है। उसको और बड़ा कर दो फिगर को जरा, देखिए कैसे इसने चारों तरफ से लपेट लिया है, लपेटा है ना, फिर लपेटा है। अब वह कुछ दिन के बाद उठेगा, 1-2 सप्ताह के बाद, तो क्या होगा, तोड़ देगा इस, ये जो इसने बनाया है ना, ऐसे इस तरीके से जो उसने बनाया है अपने चारों तरफ से लपेटा है। और ये किस आकार में लपेटता है, तो ये 8 के आकार में लपेटता है, ठीक है। उसके बाद जब तोड़ेगा तो फिर वापस से कीड़ा बन गया, एडल्ट कीड़ा, वो फिर अंडा देगा, वो फिर अंडा देगा, और अंडा देगा तो मलबरी इसके लिप्स को खाएगा। ये प्रोसेस चलते रहता है। ये देखिए यहाँ पे और अच्छे तरीके से आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। ये देखिए आपका अंडा, ये अंडा है, ये आपका लार्वा है, ये प्यूपा है, और ये क्या, ये एग है, और ये क्या है, ये मलबरी लिप्स। ओके, ना अब बात कर लेते हैं हम कि जब क्या हो गया, अब हमें मिल गया कीड़ा, ठीक है, कीड़ा मिल गया, तब हम उसकी छटाई करेंगे। छटाई करेंगे रेशम के कीड़ों को फिर गुणवत्ता के आधार पर, उसकी लंबाई के आधार पर, उसके रंग के आधार पर। ये जो एक कुछ आधार होंगे रेशम के कीड़ों को खेती के बाद कुकून को उसके रंग, लंबाई और गुणवत्ता के आधार पर क्या किया जाता है, छांट लिया जाता है, जिससे कि हमें बेस्ट क्वालिटी का, मिडिल क्वालिटी का, और हमें जो खराब क्वालिटी का रेशम, यानी कि उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी का रेशम को में हम उसको वर्गीकरण कर सके, क्लासीफाई कर सके। क्लासीफाई करेंगे तो क्या होगा, फिर उसी के अनुसार उसका प्राइस मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी का रेशम होगा वो महंगा मिलेगा, मध्यम क्वालिटी का रेशम मिलेगा उससे सस्ता मिलेगा, जो निम्न क्वालिटी का रेशम होगा वो और सस्ता मिलेगा। तो सभी जो समाज में सभी स्तर के जो लोग हैं उसको हम वो यूज़ कर पाएंगे, है ना। इसी आधार पर से छटाई की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, छटाई के बाद क्या होगा, गोंद को ढीला किया जाएगा। छटाई कर लिया गया, अब गोंद को गर्म पानी में डालकर कुकून को गोंद अलग कर लिया जाएगा, फिर ब्रश किया जाएगा। हम इन सब पॉइंट को समझ चुके, हमने लिख दिया है आपको इसलिए जानबूझ के कि आपके पास रिटर्न फॉर्म में भी मिल जाए, ठीक है। समझा तो दिया है मैंने सारा प्रोसेस की क्या की जाती है, खेती की जाती है, फिर क्या गुणवत्ता के आधार पर छटाई की जाती है, फिर ब्रशिंग की जाती है ना। तो ब्रशिंग की जाएगी, ब्रशिंग को करके दोनों लेयर को अलग अलग कर लिया जाता है, और जिससे उसको लपेटना आसान हो जाता है। अब लपेटा जाएगा, तो लपेटा जाता है तो रेशे को ब्रश करने के बाद रील पर रखकर लपेटने का कार्य होता है। एक कुकून से लगभग 100 से 2000 फीट तक अविरल धागा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 100 से 2000 फीट तक अविरल धागा, यानी कि बिल्कुल उसमें कोई गांठ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ लंबा धागा प्राप्त किया जाता है। और इन्हें रीलों पर 5 से 10 पाउंड के वजन की लच्छियाँ बनाकर लपेट ली जाती है। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फिर उसको ऐंठन दी जाएगी। लच्छियाँ बनाने के बाद उसको बोबिन पर लपेटा जाता है, और लपेटने के क्रम पर उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी ऐंठन देने की, ऐंठन देने से धागे मजबूत होते हैं, तो ऐंठन दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्पिनिंग की जाएगी, यानी कि कताई की जाएगी। ऐंठन देने के बाद कताई की क्रिया की जाती है, और धागे का जो व्यास है, लंबाई चौड़ाई, उनको रोलरों के बीच से निकाला जाता है। फिर बचा हुआ गोंद को निकाला जाएगा डिगिंग की प्रक्रिया द्वारा। कताई के बाद शेष बचे हुए गोंद के अंश को हटा दिया जाता है। पूरी तरह कताई से पहले पूरी गोंद को क्यों नहीं हटाया जाता है, क्योंकि हमें रेशम को हैंडल करने में दिक्कत होगी, उसको संभालने में दिक्कत होगी, इसकी वजह से उस वक्त नहीं हटाया जाता है। कताई के बाद फिर पूरे जो गोंद को हटा लिया जाता है। इससे वस्त्र कितना सुंदर हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, बहुत सुंदर दिखने लगेगा। इस प्रक्रिया में क्या होता है, वजन भी कुछ हल्का हो जाता है, क्योंकि गोंद निकल चुकी है, तो वजन 20 से 30% क्या होती है, कमी आ जाती है। फिर क्या किया जाएगा, ब्लीच किया जाएगा। रेशम को ब्लीच करने के लिए हल्के और जो मृदु ब्लीच है, यानी कि माइल्ड और डिल्यूटेड ब्लीच का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम कौन सा ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, डाइंग की होगी। तो डाइंग में अपने जो भी इच्छा होगा उस रंग को हम रंग सकते हैं, क्योंकि रेशम पे इजीली रंग चढ़ जाता है, ठीक है। रेशम रंगों के प्रति प्रतिकूल रहता है, यानी कि सादृश्य रहती है, आसानी से रंग चढ़ जाता है। अतः इस पर रंग आसानी से सुंदर और चटकदार चढ़ते हैं, तथा धूप, प्रकाश और पानी के प्रभाव से हल्के नहीं होते हैं। इसको रंगने के लिए एसिड डाई सर्वाधिक उपयोगी होते हैं, एसिड डाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट छपाई होगी। रंगों के प्रति सादृश्य, यानी कि पॉजिटिव होने के कारण इसमें क्या होगा, आसानी से इजीली इस पर छपाई की जाती है। फिर परिसज्जा, यानी कि रेशम पर कड़ा करने के लिए, नक्काशी करने के लिए उस पर परिसज्जा की जाती है। ओके, उसके बाद
वजन बढ़ाया जाएगा। वजन बढ़ाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, तो एल्युमिनियम और लोहे का चूर्ण का यूज किया जाता है। रेशम से गोंद हटाने के बाद वो क्या होता है, हल्का हो जाता है और शुद्ध रेशम में अधिक मात्रा में धागों की आवश्यकता होती है, तो ये महंगा भी हो जाता है। तो मूल्य में कमी लाने के लिए इसमें कम धागों का प्रयोग किया जाता है। तब कम धागे प्रयोग किए जाएंगे तो वजन बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वजन बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम और लोहे के चूर्ण की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं रेशम के प्रकार की। तो जहाँ प्रकार की बात होगी तो रेशम दो प्रकार के होते हैं। रेशम क्या होते हैं, दो प्रकार के रेशम होते हैं। पहला होता है उत्पादित यानी कि कल्टीवेटेड सिल्क, और दूसरा स्वनिर्मित यानी कि वाइल्ड सिल्क। ठीक है, अब हम पहले सबसे बात कर लेते हैं स्वनिर्मित रेशम की, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वाइल्ड सिल्क कहते हैं। हमने देखा कि रेशम दो प्रकार के होते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, उत्पादित यानी कि कल्टीवेटेड, जिसको कि हम सिंचाई के द्वारा प्राप्त करें, कल्टीवेटेड यानी कि खेती के द्वारा प्राप्त करें। दूसरा स्वनिर्मित यानी कि जो अब जंगली सिल्क जिसको कहते हैं, जिसको वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं स्वनिर्मित सिल्क की यानी कि वाइल्ड सिल्क की बात कर लेते हैं। देखिए, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। जो आपका जो वाइल्ड सिल्क है उसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो मूंगा रेशम, मूंगा सिल्क, तसर सिल्क और अरंडी सिल्क। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, मूंगा सिल्क कहते हैं, तसर सिल्क कहते हैं और अरंडी सिल्क कहते हैं। ये कैसे प्रकार है, तो ये वाइल्ड सिल्क है, यानी कि इसको जंगली रेशम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, वाइल्ड सिल्क कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान दिए यहाँ पे जो मूंगा सिल्क है ना, इसके ये कीड़ी लिखा है, एक्चुअली कीड़ी नहीं है, कीड़े। इसके कीड़े किस पे पाले जाते हैं, ओक के वृक्ष पर। ठीक है, ओक के वृक्ष पर। और कल्टीवेटेड सिल्क के किस पे पाले जाते हैं, तो वो मलबरी लीव्स पर। ठीक है, मलबरी यानी कि सहतूत के पत्ते पर। मूंगा रेशम की बात करें तो ये ओक के वृक्ष पर पाले जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, तो टेनिस अम्ल के कारण इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है या भूरा होता है। ठीक है, मूंगा जो रेशम होता है, मूंगा रेशम, उसका कलर कैसा होता है, तो पीला और भूरे रंग का होता है। किसकी वजह से, टेनिस अम्ल के कारण। ठीक है, टेनिस अम्ल के कारण इसका रंग कैसा होता है, पीला और भूरा होता है। कहाँ पाले जाते हैं, तो ओक के वृक्ष पर पाले जाते हैं। अब तसर की बात कर लेते हैं। तसर भी ओक के वृक्ष पर, ओक और फुल, एक फुल वृक्ष होता है, फुल दोनों के वृक्ष पर पाया जाता है। जो तसर सिल्क है वो ओक और फुल के वृक्ष पर पाया जाता है। और ये कैसा होता है, तो ये भी भूरा और पीला रंग का होता है। यानी कि मूंगा और तसर दोनों का रंग कैसा होता है, पीला और भूरा होता है। मूंगा ओक पर पाया जाता है और जो तसर है वो फूल के वृक्ष पर भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरंडी रेशम की। तो अरंडी के वृक्ष पर ये पाले जाते हैं। ठीक है, और इसके कीड़े के कैसे होते हैं, तो इसका जो कीड़ा होता है सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, इसका जो कीड़ा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। समझ में आई बात, अरंडी रेशम के कीड़े सफ़ेद रंग के होते हैं और अरंडी के वृक्ष पर पाले जाते हैं। तसर का जो रेशम होता है वो ओक और फूल के वृक्ष पर पाला जाता है। और रंग कैसा होगा कीड़ों का, पीला और भूरा। मूंगा जो रेशम होता है वो किसे पाले जाएंगे, ओक के वृक्ष पर पाले जाएंगे। इनका रंग कैसा होगा, पीला और भूरा। ठीक है, तो ये हमने बात किसी करी, ये हमने जंगली रेशम की बात करी, वाइल्ड सिल्क की बात करी। अब हम उत्पादित की बात कर लेते हैं, कल्टीवेटेड सिल्क की बात कर लेते हैं। तो कल्टीवेटेड भी दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं लपेटा रेशम और दूसरा को कहते हैं कता हुआ रेशम। लपेटा यानी कि रिल्ड सिल्क जो होता है, यह प्यूपा से प्राप्त कर लिया जाता है। हम आपको समझा चुके हैं, जो कि प्यूपा के स्टेज पे हमें लंबे लंबे रेशे प्राप्त होते हैं, लगभग कितना, और इनका रंग कैसा होगा, तो इनका रंग सफ़ेद और क्रीम कलर का होता है। और कितना लंबा रेशा होता है लंबाई का, तो 300 से 1800 या 2000 फीट मीटर कह सकते हैं। सोच लीजिए 300 मीटर कितना होता है, और 2000 मीटर की बात करें तो वो कितना होगा, 18 से 2000 मीटर तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, कहीं कहीं 300 से 1800 लिखा रहता है, कहीं कहीं 100 से लिखा रहता है 2000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ये कैसे किसे प्राप्त होता है, तो ये हमें प्यूपा से प्राप्त होता है। प्यूपा वाले स्टेज में ही हमें मिल जाता है। लेकिन जब प्यूपा बाहर निकल जाता है, तो वो जब प्यूपा से कीड़ा बाहर निकल जाता है तो उससे जो रेशम प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कता हुआ रेशम कहते हैं। अब प्यूपा का से जो रेशम प्राप्त हुआ, जो लपेटे हुए रेशम से प्राप्त हुआ गुण, वो उच्च क्वालिटी की होती है, उसमें गुणवत्ता अच्छा होता है, उसमें प्रतिस्खंदता और प्रतिस्थता अच्छी होती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो उसको फैलाने पे हम खींचेंगे तो थोड़ा सा अपनी लंबाई से बढ़ भी जाता है। और उसके बने हुए इससे जो कपड़े होते हैं लपेटे हुए रेशम से, इसमें क्या होता है, इसको अगर मतलब कि दबाएंगे तो अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर सकता है। तो प्रतिस्कंदता पूर्ण होता है और प्रत्यास्था का गुण इसमें पाया जाता है। कता हुआ रेशम क्या होता है, स्पंज सिल्क, ये मोथ यानी कि कीड़े से प्राप्त होते हैं। जब प्यूपा से कीड़ा निकल गया, उसको मोथ कहते हैं ना, जब प्यूपा से कीड़ा बाहर निकल गया तो उसको क्या कहते हैं, उस वक्त मोथ कहते हैं। ठीक है, तो ये मोथ से प्राप्त होता है। तो इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग पूरा पीला होता है। ठीक है, पीला होता है। इसमें क्या होती है, ऐठन ज़्यादा
होता है और सभी गुण कैसे होते हैं, जो आपका लपेटा हुआ रेशम होता है उससे कम होते हैं। तो दो प्रकार से हमने रेशम, कल्टिवेटेड रेशम प्राप्त किया। पहला हम क्या क्या कहा कि रिल्ड सिल्क, दूसरा स्पन सिल्क, यानी कि लपेटा हुआ रेशम और दूसरा कता हुआ रेशम। लपेटा हुआ रेशम किससे मिल रहा है, प्यूपा से मिल रहा है। कता हुआ रेशम हमें कीड़े से मिल रहा है, इजंट इट। ओके अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क क्या है, रेशम की विशेषताएं क्या होती है, उसमें कैसे कंपोजिशन होंगे, कंपोजिशन कैसा होगा, अम्ल का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षार का क्या प्रभाव पड़ेगा, डाइंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ेगा, जलाने पर कैसी प्रक्रिया होगी, कलर के प्रति क्या सादृश्यता होगी, है ना, पसीना सूखेगा यानी कि आपकी जल के प्रति क्या प्रक्रिया होगी, सारा ये आपकी विशेषताएं में आ जाता है। हम इससे पहले भी विशेषताएं पढ़ चुके हैं, उन्हीं सभी विशेषता, वो भी 13-14 जो पॉइंट होते हैं उस पर ही हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबका तो विशेषताएं अलग होगी और ये तो इसकी और भी विशेषता अलग होगी। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने आपके पढ़ा था वनस्पतिक स्रोत से, है ना, हमने वनस्पतिक स्रोत के बारे में पढ़ा था, जो कि किससे मिल रहा था, जिसमें किसकी मात्रा हो रही थी, तो जिसमें मात्रा हो रही थी आपकी वो क्या था, मतलब एक मिनट दिमाग में ही नहीं आता, जिसमें आपका, ओके अभी दिमाग से उतरा हुआ है, प्रोटीन के बाद यार देख ही लो, याद करने की कोशिश करो तो याद ही नहीं आएगा कुछ बातें। कपास के बारे में हम देखा था कि कपास क्या है, वो सेलुलोजिक फाइबर है ना, उसमें सेलुलोज की मात्रा है, लेकिन आपका जो रेशम है उसमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा है, वो प्रोटीन फाइबर है। तो संगठन में हम देखते हैं रेशम की जो संगठन है, संगठन में क्या है, रेशम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ये मिलकर बना है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोटीन फाइबर है। कपास क्या था, कपास, जूट, लिनन, ये कैसे फाइबर थे, वो सेलुलोजिक फाइबर थे। बट ये क्या है, ये आपका रेशम और ऊल क्या है, प्रोटीन फाइबर होता है, ठीक है। अब इसमें जो प्रोटीन फाइबर है, ये प्रोटीन उद्देश्य है, तो इसमें क्या क्या प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसमें 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के प्रोटीन, यानी कि अमीनो अम्ल 4 प्रकार पाया जाता है। एक को कहते हैं ग्लाइकोल, जो कि 36% होता है, एलेनाइन जो कि 21% होता है, ल्यूसीन 15% होता है और टायरोसिन 10% होता है, ठीक है। इसमें 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लाइकोल 36%, एलेनाइन 21%, ल्यूसीन 15% और टायरोसिन आपके 10% प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें, अब इनको हटा के अगर हम बात करें तो फाइब्रिन कितना होता है, 80%, और ठीक है, और 20% क्या पाया जाता है, गोंद पाया जाता है। अब दोनों को मिला के अगर बात कर ले फाइब्रिन और सेरेसिन की, तो दोनों 95 से 97% होती है, और 5% क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है। अशुद्धियों में क्या होगा, मोम, लवण, वसा, ये सब सारे उसमें आते हैं। जो 5% होता है उसमें मोम, लवण, वसा आदि आते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार हमने कहा कि हम 4 प्रकार के प्रोटीन इसमें पाई जाती हैं, किसमें, रेशम में, ग्लाइकोल, ठीक है, एलेलाइन, ल्यूसीन और टायरोसिन, ये 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ग्लाइकोल आपका 36%, एलेलाइन 21%, ल्यूसीन 15% और टायरोसिन 10%। अब इनको हटा दिया जाए तो अगर हम बात कर लें कि फाइब्रिन कितना मिलता है, तो 80% और सेरेसिन कितना होता है, 20%, ठीक है। और फाइब्रिन और सेरेसिन दोनों को कंबाइंड कर दें तो दोनों कंबाइंड रूप से 95 टू 97% पाई जाती हैं। अगर और 5% क्या होगा, अशुद्धियाँ पाई जाएंगी, जिसमें अशुद्धियों में क्या है, मोम है, वसा है, लवण है, ऐस है, इत्यादि आते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिशन हो गया। कंपोजिशन में किससे मिलकर बना है, तो हमने देखा कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है, इजंट इट। अब कंपोजिशन के बाद हम देख लेते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होगी, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे हम तो वो कैसा दिखेगा, इसमें कैसा, हमें तो जो आपका लिलिन बाल की तरह दिख रहा था ना, बाल की तरह बल खाता हुआ दिख रहा था, और कपास फीते के समान दिख रहा था, ठीक है, जो कि बहुत उसमें उतार चढ़ाव बल खा रहा है। लेकिन जब हम रेशम को देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो चूंकि ये रेशम के कीड़े से प्राप्त हो रहा है, और कीड़े के मुंह से नाक से 2 लार निकल रहे हैं, 2 छेद से, तो हमको वैसा ही दिखाई देगा। देखिए माइक्रोस्कोप से देखने पर रेशम स्पष्ट रूप से 2 रेशों से मिलकर बना दिखाई देता है,
है ना। दो रेशों से मिलकर बना दिखाई देता है, जो कि क्या होते हैं, आपस में सटे रहते हैं। किसकी वजह से सटे रहते हैं? गोंद के कारण। किस गोंद के कारण? सेरेसिन गोंद के कारण, है ना। और फिर क्या होगी, संरचना टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है और असमान सतह वाली दिखाई देगी। कीड़े अपनी तरफ से लपेटते रहते हो, टेढ़ी मेढ़ी संरचना दिखाई देती है और जिसका सतह असमान होता है। गोंद हटा लेने के बाद रेशा बारीक, सूक्ष्म और दाग धब्बे रहित दिखलाई देता है। जब गोंद को हटा के देखेंगे हम माइक्रोस्कोप से, तो रेशा कैसा दिखेगा? बिल्कुल बारीक, सूक्ष्म, मुलायम और कोई दाग धब्बा नहीं, बिल्कुल स्वच्छ दिखलाई देता है। तो ये माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसा दिखता है, इजंट इट। लंबाई की बात कर लें तो रेशम सभी प्राकृतिक रेशों में क्या है? सबसे लंबा है। ये एक फिलामेंट है, फिलामेंट फाइबर है, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 300 से 1800 मीटर लंबाई होती है। और व्यास की बात करें तो 9 से 11 माइक्रोन तक व्यास होता है, इजंट इट। ओके, अब हम चमक की बात कर लें तो इसमें तो अलग ही चमक होता है, इसका ग्रेस ही अलग होता है। उत्पादित रेशम का रंग उज्ज्वल सफ़ेद क्रीम रंग का होता है तथा स्वनिर्मित कैसे होते हैं? भूरे और पीले होते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। ओके, अब प्रतिस्कंदता और प्रत्यस्थता की बात कर लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और रेजिडेंसी। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी के मतलब प्रतिस्कंदता और प्रत्यस्थता ऊंद के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यह बिना टूटे अपनी लंबाई से अधिक बन जाता है रेशम, लेकिन अगर लगातार उसको खींचे रहेंगे तो क्या होगा? अपने पूर्व आकार को ग्रहण नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें प्रत्यस्थता और प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है। प्रत्यस्थता मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फैलाने पे फैल जाएगा। तो फैलाने पे फैल तो जाएगा, लेकिन लगातार अगर खींचे रहेंगे तो वापस अपने पूर्व आकार को ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर रेशम को दबाकर छोड़ दिया जाता है तो अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर ले। फैलाने पर तो फैल जाएगा, लेकिन वापस अपने पूर्व आकार को ग्रहण नहीं करेगा, तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्यस्थता कहते हैं। और प्रतिस्कंदता का मतलब होता है अगर दबा देते हैं तो वापस अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेगा, तो अच्छी प्रतिस्कंदता हो गई। अगर पूर्व आकार को ग्रहण नहीं करता है दबाने पर, यानी कि दबा ही रह जाता है, तो खराब प्रतिस्कंदता होगी। तो रेशम को अगर हम दबाते हैं तो क्या होगा? वो अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो है गति धीमी होती है। और ऊन को आप दबाइएगा तो अपने पूर्व आकार को बहुत तेजी से ग्रहण कर लेता है। आप ऊन के कपड़े को ही देख लीजिए, स्वेटर को दबाइए तो वापस से फूल जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रतिस्कंदता कहते हैं। और प्रत्यस्थता यानी कि ऊन के रेशे को खींचिए तो वो लंबा हो जाता है और जल्दी से रिकवर भी कर लेगा, यानी पूर्व आकार को आ जाता है। लेकिन रेशम को अगर खींचेंगे तो वो अपने पूर्व आकार को लगातार खींचे रहेंगे, वापस पूर्व आकार को ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलवट प्रतिरोध क्षमता, यानी ग्रीज कैसा होगी। तो सिलवट रेशम पर आसानी से नहीं पड़ती है, और सिलवट पड़ती भी है तो उसको हल्का सा आप झोड़ देंगे तो वापस से अपने आकार को आ जाता है। अगर रेशम आपका है क्या? बेस्ट क्वालिटी का है। तब अगर उसमें लगा हुआ स्टार्च लगा हुआ है, उसमें परत लगी हुई है एल्युमिनियम और लोहे की, तो क्या भारी रेशम है, वजनी रेशम है, तो वजनी रेशम नहीं कर पाता है। वजनी रेशम में आपके क्रीच पड़ जाते हैं, आपके निशान सिलवट पड़ जाते हैं, इजंट इट। तो ये भी पहचान है। शुद्ध रेशम होगा उसमें सिलवट नहीं पड़ता है, पड़ती है भी है तो बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। ओके, अब घर्षण और संकुचन। तो रेशम चूंकि आपका मुलायम रेशा है, सॉफ्ट रेशा है, तो इस पर घर्षण और रगड़ का बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको बहुत ही इजीली स्मूथ माइल्ड जो ये होता है आपका सॉफ्ट होता है, डिटर्जेंट होता है, उसमें धोना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है? फिलामेंट रेशा होने के कारण संकुचन नाम मात्र का आता है, उसमें सिकुड़ता तो नहीं है, लेकिन क्या होती है? उसको आयरन भी बहुत समझ के आसानी से करना होता है, ठीक है। अब हम ताप और वैद्युत संवहन की बात कर लें तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी कि ताप का कुचालक होता है। रेशम ताप का कुचालक होता है और ठंडी ऋतु में के अनुकूल ग्रस्त होता है, क्योंकि ताप का कुचालक है, बैड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या करेगा? ताप का ये कुचालक है। लेकिन कुचालक होने के बावजूद चूंकि ये इतना चिकना, सॉफ्ट, मुलायम है, तो गर्मी में भी हम इसको यूज़ करते हैं और ये हमें शीतलता प्रदान कर, आभास वैसा फील कराता है अपनी सॉफ्टनेस की वजह से, ये फील कराता है। लेकिन गर्मी में ठंड के लिए उत्तम ये वस्त्र होता है, ठीक है। वैदिक समानता की बात करें तो ये निम्न स्तर का होता है, ठीक है। ओके, अब हम सूखे ताप का प्रभाव कर लें, यानी कि इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट। तो रेशम चूंकि कोमल और मुलायम रेशा है तो ताप सहने की शक्ति भी कम होती है इसमें। 300 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर ये क्या होता है? ये नष्ट होने लगते हैं। 300 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर नष्ट होने लगते हैं और अधिक गर्म आयरन से क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। तो ताप के प्रति इसकी क्या है इफेक्ट क्या है? ये खराब है, यानी कि इसको बहुत संभल के आयरन यानी कि प्रेस करना होता है। ओके, अब हम घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व की बात कर लें तो घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व क्या है? रेशम का घनत्व ऊन के समान ही है,
ठीक है, ऊन के समान। इससे पहले हमने रेयन के बारे लिनन के बारे में और कपास के बारे में कहा था कि उन दोनों का घनत्व आपस में सिमिलर है, यानी कि 1.52 है ना। आपका कॉटन का घनत्व 1.52 है, लिनन का भी घनत्व 1.52 है, लेकिन रेशम और ऊन की बात कर लें तो ये दोनों का समान है। इन दोनों का कितना है 1.25, ठीक है। और तनाव सामर्थ्य सूक्ष्म व्यास के कारण इसके जो होता है वस्त्र, यहाँ पे बस हुआ, यहाँ पे वस्त्र होगा, ठीक है। वस्त्र क्या होता है, इसके हल्के और सूक्ष्म बनते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद ब्लीच का प्रभाव, तो रेशम पर तनु जो माइल्ड ब्लीच होता है ना, डाइल्यूटेड ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। जो आपके सांद्र ब्लीच होंगे, गाढ़े ब्लीच होंगे, उस पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसके लिए क्या होता है, यूज़ होता है ब्लीच करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ हम कर सकते हैं ब्लीच देने के लिए। कौन कौन से जो ब्लीच हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ हम इसको ब्लीच के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य और का प्रकाश और धूप का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो धूप एवं प्रकाश पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फुफुदी का प्रभाव, तो रेशम में फुफुदी नहीं लगती है, लेकिन कीड़े भी तभी लगते हैं जब रेशम की परिचर्या की जाती है, यानी कि रेशम पर कुछ मिलावट की जाएगी, है ना। मिलावटी रेशम, उस पर अलग अलग तरह का परिचर्या की जाएगी, फिनिशिंग की जाएगी, तभी इस पर कीड़े लगते हैं, अदरवाइज इस पर कीड़े और फुफुदी नहीं लगते हैं। अम्ल क्षार का प्रभाव, तनु अम्ल का अच्छा प्रभाव पड़ता है, किंतु अमृत नहीं, अम्ल तीव्र अम्ल यानी कि गाढ़ा अम्ल। यहाँ पे हल्का अम्ल का प्रभाव अच्छा है, लेकिन गाढ़े अम्ल का प्रभाव क्या होगा, अम्ल यहाँ पे होगा, अम्लित नहीं है, अम्ल, ठीक है। अम्ल लिखेंगे यहाँ पे। गाढ़े अम्ल का प्रभाव जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, नाइट्रिक अम्ल हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रभाव कैसा पड़ेगा, हानिकारक पड़ेगा। क्षार के प्रभाव भी हानिकारक पड़ता है, ठीक है। इस पर अम्ल का यूज़ करेंगे लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में, यानी कि हल्के फॉर्म में। अगर गाढ़े अम्ल का प्रयोग करेंगे जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका प्रभाव खराब पड़ेगा। क्षार का तो डेफिनेटली इस पर खराब प्रभाव पड़ता है। और जो तीव्र क्षार होते हैं उससे तो बिल्कुल वस्त्र क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, इजंट इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रंगों की प्रति सादृश्यता। तो रंगों की प्रति सादृश्यता हम चर्चा कर चुके हैं कि रंगों की प्रति सादृश्यता अच्छी होती है, इसलिए इस पर आसानी से रंग चढ़ते हैं। तो ये हमारा जो रेशम था ये सिल्क है, यहाँ पे ये ख़त्म होता है आपका सिल्क का चैप्टर, ठीक है। हमने आज के क्लास में क्या पढ़ा, तो हमने समझा कि रेशम का जो कल्टीवेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि खेती कैसे होती है। रेशम के कीड़े का जो रेशम के कीड़े से वस्त्र बनाने की सारी प्रक्रिया हमने देखी, स्टेप्स देखें कि आपकी रेशम के कीड़े से लेके हम वस्त्र बनाने तक की सारी प्रक्रिया देखी। उस पर हमने देखा कि रेशम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि विशेषताएँ क्या हैं। और हमने क्या देखा, रेशम से जुड़े जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में, उसको भी हमने चर्चा करी। हमने डिटेल में पढ़ा कि रेशम का सबसे पहले उत्पादन किसने खोजा था, सीलिंगची ने खोजा था, क्या क्यों कैसे उनको क्वीन ऑफ सिल्क भी कहा जाता है। रेशम का उत्पादन जो कौन सा देश है, तो चीन है, ठीक है। और कंज्यूम कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो भारत करता है। भारत में कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले हमने कर्नाटक की बात करी थी। उसके बाद ये उड़ीसा में, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी पाया जाता है, मैसूर में उत्पादित की जाती है। तो इस प्रकार हमने सारा कुछ डिटेल पढ़ लिया रेशम के बारे में। मुझे नहीं लगता कि और इससे इतर कोई क्वेश्चन बनता होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।